हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर वापस से हाजिर हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। अभी तक में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है ना, अलग अलग फाइलम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है। इसके साथ हमने जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करी। साथ ही साथ हमने देखा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। ये सारी चीज हमने देख लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद का प्रोसेस कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका ब्लड है जो कि किडनी के अंदर आएगा, फिर उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसमें से हम यूरिन बनाएंगे। सो ये जो यूरिन बनाने का प्रोसेस है, जो यूरिन को रिमूव करने का प्रोसेस है, जिसको हम मिक्चुरेशन कहते हैं, ये सारी चीजों को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सो अभी क्या है? मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब यूरिन का पैसेज कैसे होगा, दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन। यूरिन के पैसेज को हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या था, हमने क्या देखा था? हमने इससे पहले कंटिन्यू क्या किया था? हमने देखा था किडनी का स्ट्रक्चर, है ना। और किडनी का स्ट्रक्चर हमने देखा था कैसा होता है, तो वो बीन शेप्ड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। याद आ रही सारी चीजें? यस एग्जैक्टली। सो ये इस तरह का होगा। और वो किडनी से वन पेयर ऑफ किडनी होता है, दोनों किडनी से जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो फनल जैसा होता है, वो बाहर निकलते हैं, दैट इज नोन एज यूरेटर। ठीक है, सो ये किडनी का हमने पूरा सीक्वेंस देखा था, कहां से आया ब्लड, और फिर लास्ट में जो है रीनल पेल्विस से होते हुए आपका जो यूरिन है वो कहां जाता है? यूरेटर में जाता है। सो हम बात कर रहे हैं यूरेटर की। यूरेटर जो है वो 25 to 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है ना। और इसके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू जो यूरिन बाहर निकलेगा कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। बाकी इसके बारे में हमने वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली है कि यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जब एंटर करता है तो एक एंगल के साथ एंटर करता है ताकि प्रिवेंट कर सके बैकफ्लो ऑफ यूरिन को। फिर उसके बाद यूरिन कहां जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि मस्कुलर बैग है, इन्वर्टेड पेयर शेप हमने कहा था, पायरीफॉर्म शेप होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी होती है यूरिन को एक्यूमुलेट करने की, होल्ड करने की, वो होता है 500 ml। कितना होगा बेटा? 500 ml, 1000 ml नहीं, 500 ml होता है। इसमें हमने बात करी थी, इसमें डेट्रोसर मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स है ये, जिसमें स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, है ना। जब अच्छा आप ये बताओ कि जब भी हमने पानी पिया, ठीक है, ब्लड में गया, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया। अब उसके बाद वो ब्लड जो है वो किडनी में गया, फिल्टर हुआ उसमें से पानी एंड टॉक्सिक मटेरियल, और फिल्टर होने के बाद यूरिन बन गया। क्या ये जो यूरिन जैसे ही भरा, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में आया, क्या हमें अर्ज आ जाती है कि हम चले जाए मिक्चुरेशन के लिए? नहीं, है ना। अगर ऐसा होता सो फिर मतलब इसका क्या था कि हमें वॉशरूम में ही दिन भर गुजारना पड़ता है, राइट। सो ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन को पहले होल्ड करता है, जब उसका लेवल एक्सीड करने लगता है तब वो सिग्नल भेजता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है जितना फिल होना था वो हो चुका है, अब क्या आएगा? अर्ज आएगा आपको मिक्चुरेशन का। सो ये कितना फिल होता है? क्या यूरिनरी ब्लैडर फुल पूरी तरह से भर जाएगा और तब सिग्नल भेजेगा? नहीं, ये सिग्नल भेजता है कब? जब ये आधा भर जाता है तब इसके स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो सिग्नल भेजेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और फिर वहां से वापस से सिग्नल हमारे पास आएगा, मैसेज आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड जो स्फिंक्टर का मसल्स है वो रिलैक्स करता है, और फिर मिक्चुरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है वो कैसा होगा? कुछ ये जो मसल्स है, ये मसल्स इस तरह से इकट्ठे होकर ना ऐसा शेप बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। सो ये जो स्फिंक्टर है ये दो पार्ट में देखने को मिलेगा। ऊपर के पार्ट में जो स्फिंक्टर देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर में, दैट इज नोन एज इनवॉल्यूंटरी स्मूथ मसल्स का वो बना होता है, ठीक है, अपर स्फिंक्टर जो होता है, एंड जो लोअर वाला स्फिंक्टर है वो वॉल्यूंटरी स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है,
अपर वाला जो है वो इनवॉलेंट्री है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। मिक्चुरेशन का अर्ज आया है, सिग्नल आया है, मिक्चुरेशन के लिए जाना है, तो इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स अपने आप ओपन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स जो है ये वॉलेंट्री है, मतलब इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ना चाहें, लेट्स सपोज हम ऐसे पब्लिक एरिया में है फिलहाल जहां पर अभी कोई ऐसे वॉशरूम रेस्टरूम जैसी चीजें नहीं है ना, और अर्ज आ चुका है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे जो है वो मिक्चुरेशन के लिए तो जा नहीं सकते, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सही जगह नहीं है, यहाँ पे मिक्चुरेशन नहीं किया जा सकता है, राइट। और फिर उसके बाद जो वो अर्ज आ रहा होता है वो रुकता है। सो यहाँ पे वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स जो है ये वॉलेंट्रीली काम करता है, मतलब हमारे विल पावर के ऊपर डिपेंड करेगा ये, हम इसको चाहें तो ओपन करेंगे और ना चाहें तो ये ओपन नहीं होता है। आई बात समझ में? सो ये इस तरह से मिक्चुरेशन जो है वो होगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग, अब क्या देखेंगे हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया। नहीं बच्चे, अभी आप ये देखो कि जब मिक्चुरेशन के लिए कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडी का मौसम है, तो आपने कभी देखा है कि जब गर्मी का मौसम होता है ना, सो हमें मिक्चुरेशन का अर्ज थोड़ा सा कम आता है। जब ठंडी का मौसम होता है उस टाइम पे मिक्चुरेशन का अर्ज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। और ठंडी के मौसम में जो है वो ज्यादातर आप देखोगे कि हमारा जो यूरिन है वो कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है। गर्मी में जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इसीलिए कहा जाता है पानी पीने के लिए, राइट है ना। सही से पानी वगैरह पिएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट फिर भी अगर हम नॉर्मल पानी से कंपेयर करें यूरिन को, तो यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। सो ये जो यूरिन का बनाना है, यूरिन को जब हम बनाते हैं, सो मेन हमारा एम क्या होता है कि यूरिन जो है वो कैसा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो। यूरिन कैसा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। सो ये यूरिन को हम कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें को अब हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो यूरिन है वो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो यूरिन का फॉर्मेशन जब हम करेंगे बच्चे, तो इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। जो सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द सेकेंड पार्ट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। तीसरे पार्ट को क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहेंगे, ठीक है। चलो जी, तो हम लोग यहां पर ही एक एक करके पहले मैं समझा देती हूं, उसके बाद जो है ये जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा और कहां होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बच्चे ये होगा आपके ग्लोमेरुलस में। कहां होगा? ग्लोमेरुलस में होगा, ठीक है। सो ग्लोमेरुलस जो है ये तुम्हारे नेफ्रॉन का पहला पार्ट होता था, जो कि ब्लड कैपिलरी है, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल से होकर के बनता था, है ना। सो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, और वो कहां रहता था? वुमेन कैप्सूल में रहता था। तो पहले मैं यहां पर बना लेती हूं वुमेन कैप्सूल। सो मैं यहां पर बना लेते हैं, हम लोग नहीं बना लेते, आ जाओ, कोई बात नहीं। ये हमारे पास मैं बनाती हूं, ये है हमारे पास वुमेन कैप्सूल, ठीक है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ऐसे पीसीटी जाएगा, ये। सो वुमेन कैप्सूल को चलो आ जाओ कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास वुमेन कैप्सूल, ठीक है। वुमेन कैप्सूल के बाद हमें क्या बना लेना है, हम तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए जरूरी क्या बनाना है, यस, ग्लोमेरुलस। सो ये रहा हमारे पास एफेरेंट आर्टेरियोल, ये इस तरह से ऐसे टूटेगा, एंड ये कुछ इस तरह से ऐसे बढ़ गया। ये क्या है, यही तो है ग्लोमेरुलस, यही तो है हमारा ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। देखो, इसके स्ट्रक्चर को हमने पहले भी पढ़ा है, इसके स्ट्रक्चर को हमने पहले भी पढ़ा है ना। क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं बेटा? चलो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं यहाँ। सबसे पहला ये क्या है, ये है एफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है, एफेरेंट आर्टेरियोल।
एफेरेंट आर्टेरियोल है ये। और ये क्या है? ये है आपका इफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक। और ये वाला पार्ट क्या है? ये है आपका ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है बच्चे, है ना, इसके थ्रू होगा जो ब्लड आ रहा है। ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये देखो, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है इसके थ्रू जो है ये ब्लड आया। ठीक है, क्लियर है? ब्लड आया। अब ये देखो, मैंने जो एफेरेंट आर्टेरियोल का जो ल्यूमेन बनाया है उसको कुछ इतना चौड़ा बनाया है, जबकि जो इफेरेंट आर्टेरियोल है उसको थोड़ा सा थिन बनाया है। ये ऐसा होता है। सो आप देखो कि अगर यहाँ पे ल्यूमेन ज्यादा चौड़ा है, सो ज्यादा जो है वो ब्लड आ रहा है। और ब्लड आने के बाद वो जा कैसे रहा है? तो एकदम ही कम ल्यूमेन वाले ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो क्रॉस हो रहा है। और क्रॉस हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, मतलब वो ब्लड जो है वो आगे बढ़ गया। ठीक है। सो ऐसा नॉर्मल आप समझो कि एक हमने पाइप लिया जो इतना चौड़ा था और उसको हम एक पतले पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, और बड़े वाले पाइप में जो पानी आ रहा है वो पूरा भर करके आ रहा है। वहां से जब पानी क्रॉस हुआ और जैसे ही उसको हमने पतले वाले पाइप में डाला, तो आप बताओ कि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा ना, है ना। सो उसी तरह से यहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है ग्लोमेरुलस के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से इस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है उसका जो प्लाज्मा है, क्यों सिर्फ प्लाज्मा? क्यों? क्योंकि ब्लड में जो सेल्स हैं उनके साइज काफी बड़े हैं और वो कैपिलरीज को क्रॉस करके नहीं जा सकता। ठीक है, प्लस इस ब्लड में जो आपके प्रोटीन है उनके साइज भी, कुछ लार्ज साइज के प्रोटीन है, वो भी फिल्टर नहीं होंगे। सो क्या क्या चीजें फिल्टर होंगी? जो ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है उसमें भी लार्ज प्रोटीन को छोड़ करके बाकी चीजें जो है वो फिल्टर होंगी, है ना। क्यों फिल्टर होंगी भाई? क्योंकि एफेरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड पास होगा इफेरेंट आर्टेरियोल की तरफ जब जाएगा तो हाई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ल्यूमेन ऑफ एफेरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन ल्यूमेन ऑफ इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, कितना प्रेशर होगा वो सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। सो ये प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से यहां पर जो है प्लाज्मा वो फिल्टर होगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो फिल्टर हो रहा है ना, सो ये आपका वो जो फिल्टर हुआ वो जाएगा कहां? तो उसको जाना है बेटा बुमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द बुमेन कैप्सूल। दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द बुमेन कैप्सूल। इसके अंदर जाना है ल्यूमेन ऑफ बुमेन कैप्सूल। ठीक है, यहां पर जाना है। अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो हमारा बुमेन कैप्सूल का विसरल लेयर है, जो अंदर वाला लेयर है ना, ये किसका बना हुआ है? पोडोसाइट एक स्पेशलाइज सेल है जिसमें स्लिट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 0.1 माइक्रोन इसका साइज होता है स्लिट पोर का। ठीक है, यहां पर सेल प्रेजेंट होते हैं और उस स्लिट पोर के थ्रू जो आपका यहां पे फिल्टर हुआ है वो आपके बुमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बताऊं, यहां पे अगर हम लोग बात करें कि जो फिल्टरेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, वहां पर कितने लेयर है जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को फॉर्म करेंगे? सो सबसे पहला आपका ये देखो, ये ग्लोमेरुलस का जो लेयर है ये होगा। इसके अलावा ये जो पोडोसाइट है ये होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना कि ये जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। और हम जानते हैं कि जब भी एपिथेलियल टिश्यू की हम बात करेंगे, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा। दैट मीन्स कि इसके नीचे आपको एक और लेयर मिलेगा जो कि होगा नॉन सेल्यूलर बट बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम है उसका। ठीक है, सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन नहीं है, यहां पर बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सारी चीजें फिल्टर नहीं हो रही, स्पेसिफिक चीजें फिल्टर हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए कितने मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं? 3 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगा। एक होगा आपका क्या? ग्लोमेरुलस का ब्लड एंडोथेलियम,
ठीक है, ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम जो कि बना होगा किसका, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, उसके नीचे, क्योंकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है तो इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या मिलेगा आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा। एंड उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, सो बोमेन कैप्सूल का विसरल लेयर, वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, विसरल मेम्ब्रेन या विसरल एपिथेलियल, है ना। सो ये 3 लेयर जो है वो आपके फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इसके थ्रू जो है वो जाकर के आपका फिल्ट्रेशन होता है, इसी के थ्रू क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन जब हो रहा है तो यहां पर जो एक्यूमुलेट हुआ उसको हम क्या कहेंगे, उसको यूरिन नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कह रहे हैं। अब ये जो फिल्ट्रेट यहां पर आया है बच्चे, उसमें से क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या है। सो इस फिल्ट्रेट का अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, फिल्ट्रेट के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, है ना, फिल्ट्रेट के कॉम्पोजिशन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला तो आपको देखने को मिलेगा पानी, बहुत सारा पानी, प्लाज्मा है ना। दूसरा इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जिसको हमें रिमूव करना है वो भी मिलेगा, यूरिया मिलेगा। तीसरा हमें यूरिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिलेगा, क्रिएटिनिन मिलेगा, हिप्यूरिक एसिड मिलेगा। तो ये सारी चीजें तो खैर है ही, इसको तो रिमूव करना ही है, ये तो होगा ही, है ना। इसके अलावा भी इसमें हमें मिलेगा, हमने जो खाया, हमने जो पचाया, इतनी मेहनत से ग्लूकोज वो भी बेचारा इधर आ गया। इसके अलावा क्या है, अमाइनो एसिड आ गया। इसके अलावा क्या है, आयंस आ गए, है ना, आयंस आ गए, वाइटामिन आ गए, ये सारी चीजें, हार्मोन्स आ गया, ड्रग्स आ गए, ये सारी चीजें जो है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्या है, हार्मोन है, इसके अलावा क्या है, ड्रग्स है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, विटामिन वगैरह सब हो जाता है। सो ये सारा जो है ये है आपका फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ये क्या हो गया, यहां पर फिल्टर हो गया है। फिल्ट्रेशन के लिए कितने मेम्ब्रेन है, 3 मेम्ब्रेन है, ठीक है। तीनों मेम्ब्रेन की हेल्प से फिल्ट्रेशन होता है। अब यहां पर हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। यहां पर क्या एक्सर्ट हो रहा है बच्चे, तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सो ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कौन सा प्रेशर है, कितना प्रेशर लगा रहा होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर आ जाते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये किस प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन होगा उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पर आप देखो कि ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहां पर सबसे पहला कि ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है ना, एफेरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड जाएगा और इफेरेंट आर्टेरियोल से जब क्रॉस होगा तो यहां पर आपका जो ब्लड है, ब्लड में जो पानी है, ब्लड में जो क्या है, ब्लड में जो पानी है वो प्रेशर लगाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या कह रही हूं कि ब्लड के अंदर जो पानी है वो प्रेशर आपका लगाता है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर लगाएगा मतलब वो फिल्टर करने के लिए प्रेशर लगाएगा। क्लियर हुआ इतना चीज, ठीक है। सो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, इस प्रेशर को हम यहां पर क्या कहेंगे, है ना। सो हम यहां पर अभी क्या देखने वाले हैं, हम यहां पर देखने वाले हैं ग्लोमेरुलर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो या फिर प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, चलो ये बात कर लेते हैं हम लोग। क्या देखने वाले हम लोग, प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन। प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन, है ना। कौन कौन से प्रेशर है बच्चा जो फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करेगा। सबसे पहला अभी हमने कहा कि ये जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो पानी है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे। सो ग्लोमेरुलस के अंदर पानी, पानी के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रो। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, पहला प्रेशर दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर ये कितना होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, GHP। ये कितना होता है, ये होगा आपको 60 mm ऑफ Hg। ये प्रेशर है आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि एक पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर है मतलब क्या कहने का, कि ये स्टिमुलेट करेगा फिल्टरेशन को, इट स्टिमुलेट द फिल्टरेशन, स्टिमुलेट द फिल्टरेशन। ठीक है, ये फिल्टरेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्लियर है ना। तो पहला प्रेशर तो हमने ये देख लिया। उसके बाद जो है वो हमारा प्रेशर क्या है, दूसरा प्रेशर क्या होता है, आ जाओ पहले हम लोग इसको रब कर लेते हैं और उसके बाद हम यहीं पे देखेंगे अपना सारा फिल्टरेशन। जो दूसरा प्रेशर होगा बच्चे, वो आपको यहां पर रेजिस्ट करेगा फिल्टरेशन को। रेजिस्ट करेगा मतलब उसको अपोज करेगा, वो नहीं चाहता कि फिल्टरेशन हो। ठीक है, सो वो दूसरा प्रेशर जो है वो क्या है, आप देखो यहां पर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पानी है, वो पानी बेचारा बाहर निकलना चाह रहा है, यही है ना। ब्लड के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलना चाह रहा है, तो वो पानी अपना प्रेशर लगा रहा है। सो ब्लड के अंदर और भी तो चीजें हैं, ब्लड के अंदर कोलोइडल पार्टिकल, उनके जो सोल्यूट है, उनके जो आयंस हैं, है ना, ये भी तो हैं और ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और कैसे एक्सर्ट करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे फिल्ट्रेशन को, क्योंकि ये नहीं चाहते, पानी अगर वहां से निकल गया तो इनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बिगड़ जाएगा, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़े। आ रही है बात समझ में। सो इसके लिए ये प्रेशर लगाएंगे। अब हम उनको क्या कहेंगे, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे, कहेंगे हम ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा जो दूसरा प्रेशर है वो ये है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है बेटा, ये कितना होता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये कितना होता है, ये होता है आपका 30 से 32 mm ऑफ Hg, जो कि रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्ट करेगा फिल्टरेशन को, रेजिस्ट करता है फिल्टरेशन को, ये नहीं चाहता है कि फिल्टरेशन हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहां पर आ जाते हैं, एक और यहां पर प्रेशर एक्सर्ट होगा बेटा, एक और प्रेशर एक्सर्ट होगा। जो थर्ड प्रेशर क्या है, पहले यहां समझते हैं थर्ड प्रेशर कौन होगा। ये जो बोमेन कैप्सूल का ल्यूमेन है, आपको क्या लगता है कि वो खाली होगा? नहीं, उसके अंदर भी फ्लूइड होगा, उसके अंदर भी पानी होगा, और वो नहीं चाहता कि बाहर से कोई भी आकर के उसके ऊपर धौंस जमाए, है ना। सो ये जो आपका वुमेन कैप्सूल का जो ल्यूमेन है, उसके अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो भी प्रेशर लगाएंगे, और वो अगेंस्ट प्रेशर लगाएंगे, वो भी रेजिस्ट करेंगे फिल्टरेशन को। सो उसको हम क्या कहेंगे, वुमेन कैप्सूल। सो कैप्सूलर, उसके अंदर का पानी, सो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है ये कितना होता है, तो ये प्रेशर आपका हो जाता है 10 to 18 mm ऑफ Hg। ये कितना होता है, 10 to 18 mm ऑफ Hg, और ये भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा आपके फिल्ट्रेशन को, ये भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा फिल्ट्रेशन को। ठीक है, अब हम लोग देख ले ओवरऑल नेट फिल्ट्रेशन जो है वो होगा या नहीं होगा, नेट प्रेशर कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन होने के लिए आ रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वो प्रेशर अब हम लोग देखते हैं। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की हम बात करेंगे। कहां गया मेरा कर्सर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है बेटा, 60 तो GHP है, माइनस BCOP कितना है, 30 ले ले, 30 या 32 कुछ भी आप ले सकते हो, प्लस 10 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 + 10 = 40, सॉरी, सो 60 - 40 = 20। ठीक है, या फिर अगर हम इसको 32 और 18 ले लेते तो कितना हो जाता, 10।
सॉरी। सो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ रहा है बच्चा, वो 10 to 20 mm ऑफ Hg आता है। वैसे जनरली हम 10 से 12 mm ऑफ Hg मानकर चलते हैं कि इस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा। इस प्रेशर से क्या होगा? फिल्ट्रेशन हमारा होगा। क्लियर है? आगे बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है कि फिल्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा, है ना? चलो जी, अब इसके बाद जो है हम लोग सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ। सो यहां पर देखो, हमने यहां पर क्या लिखा हुआ था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए हमने जो लिखा था, मैंने जो पढ़ाया वही यहां पर लिखा हुआ भी है बच्चे। एंडोथेलियम है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और विसरल एपिथेलियम ऑफ बोवेन कैप्सूल है, जिसके हेल्प से क्या हो रहा है? आपका फिल्ट्रेशन जो है ये होगा। ठीक है, ये 3 लेयर आपके बनते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? प्रेशर रेगुलेटिंग फिल्ट्रेशन हमने बात करी। पहला तुम्हारा जो प्रेशर है वो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये भी हमने बात कर लिया था। दूसरा जो हमारा प्रेशर है ये क्या है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कितना होता है? 30 से 32 होता है। और तीसरा है आपका कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कितना होगा? 10 to 18 होता है, ये भी रेजिस्ट करेगा। सो नेट फिल्ट्रेशन हमने निकाल लिया 10 to 12 mm ऑफ Hg। इतना हो गया? ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या? रीनल ब्लड फ्लो की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर आप समझो क्या बताना चाह रही हूँ। बताना ये चाह रहे हैं हम लोग कि चलो ये ठीक है, इतने प्रेशर से फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ब्लड हमारी बॉडी में कितना है? हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 5 लीटर, ठीक है, 4.5 to 5.5 लीटर जो है ना, 5-5.5 लीटर ऐसा नॉर्मल हम मानते हैं कि इतना ब्लड है, ठीक। कार्डियक आउटपुट हमारा क्या है? कार्डियक आउटपुट मतलब 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा है, दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, ठीक है। ओके, सो ये जो कार्डियक आउटपुट है वो हमारा कितना होता है? टोटल पूरा ब्लड आ जाता है बच्चा, ठीक है। 5-5.5 लीटर जो है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर जो है वो कार्डियक आउटपुट है हमारा। 1 मिनट में हमारा हार्ट पूरा 5 लीटर जो ब्लड है वो पंप कर देता है, ठीक। ठीक है जी। अब ये जो 1 मिनट में फिर हमारी किडनी के पास कितना ब्लड जाता है? 1 मिनट में हमारी किडनी के पास कितना ब्लड जाता है? सो 1 मिनट में किडनी के पास क्या 5 लीटर जाता है? नहीं, 5 लीटर जो है वो तो पूरे हार्ट से निकाला जा रहा है। और किडनी अकेला एक ऑर्गन थोड़ी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है और सबको जो है वो ब्लड चाहिए होता है ना, क्योंकि सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। सो किडनी के पास जो टोटल अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट है उसका कितना परसेंट ब्लड जो है वो हमारी किडनी के पास जा रहा होता है? सो 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट कितना जाता है? 25% ऑफ द कार्डियक आउटपुट जो है वो ब्लड हमारे किडनी के पास जा रहा है, दोनों किडनी के पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपका ना दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देखो, क्या अभी हमने कहा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किडनी के पास जो है वो कितना जा रहा है? 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो लगभग हम यहाँ पर ले ले 1100 से 1200 जो ब्लड है, ml ब्लड जो है वो हर मिनट आपके किडनी के पास पहुंच रहा है, ठीक है। इतना ब्लड पहुंच रहा है किडनी के पास, है ना। लेकिन क्या इतना ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है? पहला ही आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैम इस ब्लड में तो 45% हमारा ब्लड के सेल्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट तो वैसे ही फिल्टर नहीं होते, फिल्टर होने के लिए आते हैं हमारे प्लाज्मा। सो इसका सिर्फ 55% ही तो है जो एक्चुअल में किडनी के पास गया है फिल्टरेशन के लिए, बाकी सब जाता है बट फिल्टर होता थोड़ी है। सो इसका 55% अप्रोक्सीमेटली हम लेकर के चले 650 ml, है ना। मतलब 650 ml ऑफ रीनल प्लाज्मा जो है ये दोनों किडनी के पास जा रहा होता है फिल्ट्रेशन के लिए हर मिनट में, ठीक, हर मिनट में इतना जाता है। लेकिन अभी जो हमने कहा कि एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड चला जाता है, आता है एफेरेंट से, है इफेरेंट से चला जाता है, बट रुकता तो है नहीं, रुकता तो नहीं है ना। तो क्या सारा फिल्टर हो जा रहा है? नहीं। तो कितना फिल्टर होता है?
ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। 1 मिनट में कितना फिल्टर हो रहा है दोनों किडनी से प्लाज्मा जो फिल्टर हो रहा है, जो फिल्ट्रेट बन रहा है, वो बनता है 125 ml पर मिनट। अब इसको जरा आप कैलकुलेट करो कि 1 मिनट में कितना हमने फिल्ट्रेट बनाया, 125 ml। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 125 इंटू 60। 1 दिन में कितना होगा, इंटू 24। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है पता है, अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग 180 लीटर पर डे। सोचो यहां पर, है ना, 1 दिन में हम कितना फिल्ट्रेट बना रहा है हमारा किडनी, 180 लीटर बना रहा है। इतना तो हमारी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, इतना तो हमारी बॉडी में पानी ही नहीं है, इतना तो हमारी पूरी बॉडी का वजन ही नहीं है। सोच रहे हो, इतना हमारी बॉडी जो है वो फिल्टर बना देता है किडनी। लेकिन क्या हम इतना रिमूव करते हैं यूरिन के फॉर्म में? नहीं। कितना रिमूव करते हैं? सो यूरिन जो हमारा फॉर्म होता है ना बच्चे, वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर या 1.8 लीटर, 1.5 टू 1.8 लीटर दिन भर में हम इतना यूरिन रिमूव कर रहे होते हैं। सो वो इसका कितना हो गया, 99%, 1%। कितना परसेंट हो गया, 1%। मतलब 99% ऑफ फिल्ट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं। मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 99% ऑफ फिल्ट्रेट को क्या कर रहे हैं, रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ 1% जो है, 1% ऑफ फिल्ट्रेट को हम रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है आपका, क्या बनता है आपका, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्या बनता है आपका, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये रहा, यहां मैं कलर थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ये क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टर्म जहां भी आएगा ना बायोलॉजी में, उसका मतलब वो परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड इनटू द कैप्सूल। कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ बेटा, कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ, बोलो, 125। 125 1 मिनट में, है ना। ठीक है, सो फिल्टरेशन फ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला आता है आपका, वो ध्यान रखना, वो फॉर्मूला आता है आपका, क्या है, ग्लोमेरुलर, यस ये रहा, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट अपॉन, इतना तो फिल्टरेशन होता है, राइट, अपॉन, अपॉन क्या है, अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, कितना प्लाज्मा आ रहा है फिल्टर होने के लिए। आता तो 650 है, बट उतना फिल्टर होता है नहीं ना। ठीक है, इंटू 100, फ्रैक्शन निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, सो GFR अपन RPF इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125 अपॉन 650 इंटू 100। इसको जब आप निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 20% होता है आपका। अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होता है, 20% होता है। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वो कितना हो जाएगा, 20%। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, सो 99% ऑफ फिल्ट्रेट हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ये इसको रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं। सो अगर ये हम रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना, इसको हम वापस से ले रहे हैं, और सिर्फ 1% ही हम यूरिन बनाते हैं और उसको रिमूव करते हैं। सो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो सेकंड है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमने अभी तक क्या देख लिया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन देख लिया, और उसके बाद अब बचा क्या, रीएब्जॉर्प्शन, जो कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट हमारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्यों भाई, यहां पर रीएब्जॉर्प्शन नॉर्मल कह सकते थे या एब्जॉर्प्शन कहते थे, सेलेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि हम सेलेक्टेड चीजों को ही एब्जॉर्ब करते हैं। हम यूरिया एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, हम क्रिएटिनिन एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा एब्जॉर्ब होता है ना, बट जनरली हम यूरिया रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है,
सो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम सेलेक्टेड चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी चीजों को रिमूव कर देते हैं, सो इसीलिए सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे, क्योंकि एक बार हमने जो खाना खाया था हमने उसको पचाया है, पचाने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया है ब्लड के थ्रू, अब ये दोबारा से फिल्टर हो गया, उसको वापस से ब्लड में लाना है तो दोबारा लाना है ना, दोबारा एब्जॉर्ब करना है ना, इसीलिए दिस इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। सो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लड में, अभी हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट लिखा था, उसमें हमारा ग्लूकोज था, उसमें हमारा अमाइनो एसिड था, हमारे आयंस थे, हमारा पानी था, बहुत सारी चीजें थी जो हमारे काम की हैं, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उन सारी चीजों को वापस से हम अपनी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की हम बात करेंगे, यहां पर हम लोग बना लेते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बेटा। सो स्ट्रक्चर आज बनाते हैं हम लोग। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए हमें बोमन कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोमन कैप्सूल की जरूरत पड़ती थी किस चीज में, बोमन कैप्सूल की जरूरत पड़ती थी बेटा, कहां पर पड़ती थी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, है ना, ठीक है। चलो सो लेकिन बनाऊंगी मैं पूरा ही नेफ्रॉन बनाऊंगी, यहां पर हम लोग बना लेते हैं, आज यहां बनाते हैं। ये रहा हमारे पास बोमेन कैप्सूल, इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसको एकदम रफ सा बना देती हूँ। ये हमारे पास पीसीटी, ये है हमारे पास क्या, पीसीटी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी हो गया। उसके बाद ये हमने बनाना है क्या, लूप ऑफ हेनले, जिसका कि ये डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इसी तरह से अभी हम लोग एक रफ सा इमेज बना लेंगे, है ना, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले हम बना रहे हैं, ये हो गया हमारा इस तरह से। और फिर इसके बाद हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डीसीटी। सो ये रहा हमारे पास डीसीटी, एंड देन डीसीटी के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारे पास आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ये हमने पहले भी स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद होना चाहिए, है ना। चलो जी, सो ये हमारे पास डीसीटी बना लिया हमने, कलेक्टिंग डक्ट हो गया हमारा। ये बोमेन कैप्सूल को ऐसे खुला क्यों छोड़ा है, इसको कवर कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास बोमेन कैप्सूल। अब उसके बाद तुम्हारा ग्लोमेरुलस होगा, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, काम ही नहीं है। चलो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या हुआ है, तो चीजें यहाँ पर फिल्टर आउट हो गई हैं, चीजें यहाँ पर क्या हो गई हैं, फिल्टर आउट हो गई हैं। मेरा कर्सर खो चुका है, वो ये रहा, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पर चीजें जो हैं, चीजें मतलब फिल्ट्रेट, ठीक है, वो फिल्ट्रेट आपका यहाँ पर आ गया, फिल्ट्रेट आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब पीसीटी के बारे में आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो पीसीटी के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपको कैसे सेल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो सेल्स हैं वो ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, एंड इस पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इस पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो ये जो पीसीटी है, यहां पर 100% ऑफ ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होगा, 100% ऑफ अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन होगा, 70 to 75% ऑफ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इतना रीएब्जॉर्प्शन जो है वो यहां पर देखने को मिल जाता है। बोलो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहां पर देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये पीसीटी में क्या हो गया बेटा, 100% ऑफ ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, 100% ऑफ अमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, 70 से 75% ऑफ आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। इन सारी चीजों का हमने रीएब्जॉर्प्शन कर लिया है, ठीक है, इतना यहां पर हम करते हैं। हाँ, इसके अलावा 80% ऑफ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हम यहीं करेंगे, 80% ऑफ वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हम यहीं पर कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होगा, जिसके थ्रू हम पैसिवली ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करेंगे, पैसिव डिफ्यूजन होगा, मतलब स्पेशली जो पानी का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो ऑस्मोसिस कहते हैं,
ठीक है। सो ये जो है, ये वाला जो पार्ट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, यहां पर इसके मेम्ब्रेन पे जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो चैनल प्रोटीन देखने को मिलेगा, वो एक्चुअल में एक्वा प्रोरीन होता है, मतलब वो वाटर के लिए परमिएबल होगा। सो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है आपका, ये वाटर के लिए परमिएबल है, मतलब यहां से हम पानी का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, यहां से हम पानी का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। कर लिया, कुछ पानी हमने यहां से रीअब्सॉर्ब किया। अब उसके बाद जो आपका फिल्ट्रेट है, अभी तक हम यूरिन नहीं कहेंगे, ये जो फिल्ट्रेट है ये आपका आगे बढ़ा, है ना, आगे बढ़ा तो ये गया आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, बच्चे ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ये आपके आयंस के लिए परमिएबल है। जो थिन पार्ट है वो पैसिवली आयंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, ये थिन पार्ट है, और जो थिक पार्ट है ये भी आपका आयंस के लिए ही रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, लेकिन एक्टिवली कराएगा। आई बात समझ में? ठीक है, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? NaCl का रीअब्जॉर्प्शन यहां पर होगा, है ना, ये यहां पर इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब उसके बाद हमारा जाता है कहां पर? सो DCT के पास जाता है। DCT के पास हमने देखा था जो सेल का टाइप है वो कैसा है। सो सेल यहां पर आपको देखने को मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एंड यहां पे जो रीअब्जॉर्प्शन होता है बच्चे वो होगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहने का मतलब कि पानी कम हो या ज्यादा हो, बॉडी में पानी कम हो या ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीसीटी को ने 100% ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करना है तो वो करेगा, 80% वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है तो वो करेगा, चाहे यूरिन ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड हो, फिल्ट्रेट ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड हो तब भी, ठीक है। बट इसका ख्याल रखेगा कौन? इसका ख्याल रखेगा आपका DCT। वो क्या है? वो ध्यान रखता है इस चीज को कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो मुझे पानी का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है, बॉडी में पानी ज्यादा है सो मुझे अभी रीअब्जॉर्प्शन कम करना है। सो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस कौन करता है? DCT करता है, ठीक है। किस हार्मोन के प्रेजेंस से? सो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं, उसके प्रेजेंस में जो है ये आपका DCT काम करेगा। DCT आपका एल्डोस्टेरॉन के लिए भी काम करता है ना। फिलहाल हम लोग ADH को लेकर के चलते हैं, ठीक है, इतना आ गया समझ में। सो DCT के थ्रू किसका रीअब्जॉर्प्शन करेंगे बच्चे? हम पानी का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन भी यहां पर काम करेगा। सो इसके थ्रू हम आयंस को भी रीअब्जॉर्ब करेंगे, आयंस का भी हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी आती है कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी आपका ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये काम करता है। सो इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू भी हम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू भी हम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। एंड लोअर पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बहुत थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब करते हैं। अब ये क्यों करते हैं ये तो आपको बाद में समझ आएगा, बस करते हैं फिलहाल आप इतना समझ लो, है ना। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तब हम पढ़ेंगे बच्चे कि यूरिया क्यों रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है। सो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कुछ इस तरह से होता है बेटा, आई बात समझ में। चलो आ जाओ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिख रहा है। ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक इनटू ब्लड, अबाउट 99.9% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। इतना हम रीअब्सॉर्ब कर ले रहे हैं। पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है बच्चे, 80 to 85% रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है, जिसमें 100% ग्लूकोज का एंड अमाइनो एसिड का होता है, सोडियम एंड पोटेशियम का 70 से 75%, क्लोराइड का भी इतना, बाइकार्बोनेट का भी इतना ही होता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब एटीपी डायरेक्टली खुद खर्च करेगा और ट्रांसपोर्टेशन करेगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी खर्च करेगा बट डायरेक्टली नहीं लेगा, ये रिश्वत लेगा लेकिन दूसरे के हाथों से लेगा, ये वो वाला कहानी है, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन मतलब यहाँ पर वो एटीपी नहीं खर्च करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना वो अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट जो है वो पानी के लिए रीअब्जॉर्प्शन करेगा, असेंडिंग जो है वो आयंस के लिए करता है, डीसीटी जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वाटर एंड यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। सो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बोलो आ गया समझ में इतना। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या, सो ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए मुझे आपको वापस से एक बार नेफ्रॉन बना करके दिखाना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बोमेन कैप्सूल। ये देखो ये हमने बनाया बेटा बोमेन कैप्सूल, नहीं यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाती हूँ, यहाँ बनाती हूँ, आ जाओ। ये है हमारे पास बोमेन कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद ये हमने बनाया है पीसीटी, ठीक है। ये है हमारे पास क्या, पीसीटी, है ना। ये हमारे पास, ये है हमारे पास पीसीटी। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है, आ जाओ फिर से बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास थिक सेगमेंट, हो गया। और फिर ये हमारे पास क्या बना लेंगे हम, डीसीटी। सो ये हमने बना लिया डीसीटी, और फिर ये हमारे पास हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कुछ इस तरह से, है ना। ये बोमेन कैप्सूल जो है, ये हमेशा ही मैं इसको लास्ट में कवर करती हूँ। सो ये बोमेन कैप्सूल हो गया। अब इसके बाद हमने यहाँ बनाना है क्या, हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, और फिर हम बना लेंगे हमारा इफरेंट आर्टेरियोल। ये कुछ इस तरह से, ये हो गया ग्लोमेरुलस, हमने बना लिया ये क्या, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये आप समझो कि हमने क्या बोला था, हमने कहा कि ये इट्स ऐसे ब्लड जा रहा है और ब्लड जो है वो इधर से फिल्टर हुआ, लेकिन सारा तो फिल्टर हुआ नहीं, बाकी तो चला गया क्योंकि ब्लड तो रुका नहीं था। सो ब्लड आगे चला गया। तो इफेरेंट आर्टेरियोल में बच्चे जो ब्लड गया है, क्या उसके अंदर का यूरिया हमने रिमूव किया, नहीं किया। क्या उसके अंदर का टॉक्सिक मटेरियल हमने रिमूव किया, नहीं किया। वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में गया, नहीं गया। लेकिन इस ब्लड को भी हमें फिल्टर करना है, इस ब्लड को भी हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। सो ये जो ब्लड है उसको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं इस तरह से ब्लड कैपिलरीज में, जो कि हम इसको अब ग्लोमेरुलस नहीं कहेंगे बच्चे, हम इसको कहेंगे पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी। और ये जो पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी है, ये इस तरह से ट्यूब्यूल के चारों तरफ ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ऐसे, ये चलो इसको मैं यहां से ऐसे आगे ले जाती हूँ, ये ऐसे गया, है ना। ये दूसरा वाला इधर लेकर के चलते हैं हम लोग। लूप ऑफ हेनले में भी जाता है, थोड़ा सा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है। ये कुछ इस तरह से ऐसे घुमा दो, और फिर इसको मैं ऐसे यहां से ऐसे बाहर निकाल देती हूँ, आ जाओ। और फिर इन दोनों को ना हम इस तरह से ऐसे जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया, ये आगे ऐसे, ये हो गया। ये तीसरा वाला हम लेकर के चलते हैं इसको, और कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ ले चलते हैं। इसको हम लेके चलते हैं किसके चारों तरफ,
कलेक्टिंग डक्ट के चारों तरफ, ये देखो ये ऐसा, ये इस तरह से, ये ऐसा, और यहां से जो आ रहा था इनको फिर हम आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। चलो ये हमने इन सबको आपस में साथ में जोड़ दिया, ये ऐसे कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, सो ये क्या है हमारे पास, ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। इसको हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क को हमने जोड़ा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेन्यूल, और फिर बाद में क्या बनेगा, वेन, और यही वेन बाहर निकल जाएगा जिसको हम कहेंगे रीनल वेन। आई बात समझ में? चलो जी, सो इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो है, इसमें क्या है, पूरा ब्लड टॉक्सिक मटेरियल के साथ, मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ, जिसे हमें रिमूव करना है। सो ये जब आपके इस ट्यूब्यूल के साथ, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के साथ जब ये घूमता है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करके मूव होगा, जैसे ये आपका एक ट्यूब्यूल और इसके चारों तरफ ऐसे ब्लड कैपिलरी घूम गया। सो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि ये आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ना, और यहाँ पे आपका क्या है, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है। ठीक, और इन दोनों में क्या है आपका, यहाँ देखो कि ये जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल है और ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। ठीक है, सो होगा क्या कि यहां से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी चीजें हैं जिसे हमें रिमूव करना है, वो यहां से इस नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में पोर कर दिया जाता है। उसको नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल में क्या कर दिया जाता है, पोर कर दिया जाता है, सिक्रीट कर दिया जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर, क्योंकि ट्यूब्यूल में हमने सिक्रीट कर दिया है क्या, ये जो तुम्हारा इफेरेंट आर्टेरियोल से जो तुम्हारा ब्लड जा रहा है, उसमें जो भी रिमूव करने वाली चीजें हैं उन सबको। आई बात समझ में? सो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। क्लियर हो गया कि क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन? सो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क इनटू ट्यूबुलर सेल एंड देन इनटू फिल्ट्रेट। ठीक है, जिसमें पीसीटी में, ये रहा आपका पीसीटी वाला पार्ट, दिस इज योर पीसीटी, कहां है, ये रहा आपका पीसीटी, दिस इज द पीसीटी, है ना। इस पीसीटी में H+, NH4, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ड्रग्स, इन सबको यहां डाल दिया जाएगा। कहां से, इससे ऐसे, सॉरी, ये इस तरह से। ठीक है, और जब यहां से टॉक्सिक मटेरियल मेटाबॉलिक वेस्ट को जब ट्यूब्यूल में डाल दिया गया, तो ये जो तुम्हारा पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी है, ये कैसा हो गया, प्योर हो गया। प्योर हो गया मतलब रिमूव हो गया मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, डीसीटी से क्या हो जाएगा, हम क्या क्या सिक्रीट करेंगे भाई, सो H+ आयन, और क्या करेंगे, पोटेशियम आयन, और क्या करेंगे, अमोनिया। ये सारी चीजें हमने यहां डाल देनी है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में हम क्या करेंगे, तो बस आपको ध्यान रखना है जो डीसीटी में होगा सो कलेक्टिंग डक्ट में हो रहा है ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, जो डीसीटी में है सेम उठा करके आपको कलेक्टिंग डक्ट में लिख देना है। बस आपको अलग क्या करना है, पीसीटी में अलग करना है। पीसीटी में क्या अलग करना है बच्चे, पीसीटी में आपका पोटेशियम का ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होता। ठीक है, जबकि डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में पोटेशियम का ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। बस ये अलग है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन फंक्शन क्या है, ये जो है आयंस एंड पीएच का बैलेंस करना हमारी बॉडी में। सो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा पूरा का पूरा हमने जो ब्लड आया उस ब्लड से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा, जो चीजें यूजफुल थी उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया, एंड अगर पूरा ब्लड हमारा फिल्टर नहीं हुआ था तो जो बचा हुआ ब्लड है उसमें से जो मेटाबॉलिक वेस्ट थे उसको फिर से नेफ्रॉन के अंदर डाला, और ये जब नेफ्रॉन से ये सारी चीजें फिल्टर होकर के रीअब्सॉर्प्शन होते हुए जब तुम्हारा पहुंचेगा कलेक्टिंग डक्ट में,
तब हम जा करके फिल्ट्रेट को क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। तब हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट को यूरिन कह रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रीशन। बहुत डर लगता था ना ट्यूबुलर सिक्रीशन में, अक्सर बच्चों को ना ट्यूबुलर सिक्रीशन में समझ ही नहीं आता क्या चीज है, कुछ भी नहीं, देखो कितना सिंपल सा है। ठीक है, चलो जी। सो इसके आगे क्या है, इसके आगे है आपकी एनसीईआरटी, जिसमें क्या लिखा है, सो हमने क्या पढ़ा है वही यहाँ लिखा है। देखते हैं कि क्या क्या हमने सब सही पढ़ा या कुछ कुछ गलत पढ़ लिया। यूरिन फॉर्मेशन है ना, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कितना दिखा रहा है, 1100 to 1200, 1100 to 1200। ठीक है, ये रहा 1100 to 1200 जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है ना। 1/5 जो पार्ट है वो किडनी के पास आ रहा होता है। यहाँ पे देखो 3 लेयर बताया गया है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, ठीक है, बोमेन कैप्सूल का एपिथेलियम, और उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखो यहाँ पर पोडोसाइट के बारे में, स्लिट पोर्स के बारे में बताया गया है, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ यहीं पर क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखो हमने पूरा बात कर लिया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कितना होता है। सो 1 मिनट में 125 ml है, मतलब एक दिन में लगभग 180 लीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना तो जो है हमें वो चीजें रिमूव नहीं करनी होती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमें करना होगा। सो ये जो पार्ट है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको आऊंगी, किडनी का नेफ्रॉन का टाइप होता है उसको हम बताएंगे। उसके बाद में हमने क्या देखा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हम सीधे आ गए हैं रीअब्जॉर्प्शन पे, जिसमें कि 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पिछले वाले स्लाइड में शायद 99.9% लिखा हुआ था बेटा, आई एम सो सॉरी, उसको करेक्ट कर लेना है। 99%, मैंने बोला भी 99 था बट वहां पे लिख गया है गलती से, ध्यान रखोगे, है ना। सो 99% जो है वो क्या हो जा रहा है, हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, 99% क्या हो जा रहा है, हमारा रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, देखो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आयंस, इन सारी चीजों को हम सेलेक्टिवली जो है वो रीअब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, कुछ पैसिवली ट्रांसपोर्ट होगा, ये सारी चीजें। उसके बाद जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूबुलर सेल के थ्रू सिक्रीट किया जाएगा कुछ सब्सटेंसेस जैसे प्रोटोन, K+, अमोनिया, ये सारी चीजें। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, ये सारी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये अभी हमने पूरा पढ़ा है ना। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू हमने क्या कहा, 70 to 80% जो है वो चीजों को हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद लूप ऑफ हेनले में हमने डिसेंडिंग लिम्ब में हमने क्या देखा, ये देखो, ये रहा एनसीईआरटी का इमेज है, ये देखो, ये यहाँ पे इस इमेज को ना बहुत ध्यान से याद रखना। देखो ये जो एरो इस तरह से बनाया हुआ है जो आपके ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये ट्यूबुलर सिक्रीशन को दिखा रहा है, और जो यहाँ के ट्यूब्यूल से बाहर निकल रहा है इसका मतलब ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। सो ये आपका इतना से इतना पार्ट क्या है, पीसीटी का पार्ट है। पीसीटी में देखो बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स, K+, इनका हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन करते हैं H+ एंड NH3 का। ठीक है, ये है आपका DCT। इसमें देखो हम क्या क्या रिमूव कर रहे हैं, अमोनिया तो खैर रिमूव होता ही है बच्चा, यहाँ नहीं मेंशन है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पर H+ भी है जो कि PCT के जैसा है, एंड K+ है यहाँ पर, ये ध्यान रखोगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या है, NaCl होगा, बाइकार्बोनेट होगा, H2O होगा, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात आती है आपके कलेक्टिंग डक्ट की, तो यहाँ पर सेम आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जैसा ही K+, H+, इन सब का ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा, है ना, एंड रीअब्जॉर्प्शन में पानी होगा, थोड़ा सा यूरिया होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये देखो ये सिर्फ पानी के लिए परमिएबल है, एंड जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये देखो NaCl के लिए परमिएबल है, जिसमें कि 2 तरह के सेगमेंट हो जाते हैं, एक होगा थिक और दूसरा हो जाएगा थिन। आई बात समझ में। सो इस तरह से हमने देख लिया कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है क्या हर एक बार
मतलब बॉडी में अगर पानी की कमी है, बॉडी में अगर पानी ज्यादा है, तो क्या हर बार एक जैसा होगा? और अगर नहीं होगा, सो क्या क्या कंडीशंस है, कब हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, कब हम डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो रिमूव करते हैं, और क्या बॉडी में कुछ और भी टाइप के नेफ्रॉन होते हैं या बस ऐसे ही नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, ये सारी जो स्टोरी है वो हम लोग खोलेंगे स्टोरी का पिटारा अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।